समझने का प्रयास करते हैं। एक ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से पूरे समास को एक बार में याद कर पाएंगे कि समास कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, तो उस ट्रिक को भी समझ लिया जाए। हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन प्लेस पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे समास का जो तीसरा प्रकार है, वो आपका है कर्मधारय समास। तो आज हम लोग कर्मधारय समास पढ़ेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो समास है, किसी भी, चाहे वो पेट हो, चाहे वो सुपर टेट हो, टेट हो, सी टेट हो, आदि सभी वनडे एग्जामों में यह समास के 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज हम लोग समास का अगला पार्ट पढ़ेंगे, कर्मधारय समास। यदि आपको वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए बिना देर करते हुए हम लोग पढ़ते हैं कर्मधारय समास। तो तीसरा आपका जो समास है, यह कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास के बारे में सबसे पहले हम समझते हैं इसका कौन सा पद प्रधान होता है। तो इसका उत्तर पद प्रधान होता है, इसका उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है, साथ ही इसके पूर्व पद और उत्तर पद में किसका संबंध होता है? उपमान प्लस उपमेय का संबंध होता है, एक बार फिर से सुनेंगे। इसका कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध होता है। और उपमान को अगर हम बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं विशेषण, और इसको हम लोग कहते हैं विशेष्य कहते हैं। तो फिर से समझने का प्रयास करते हैं कि कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है, जबकि पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध होता है या विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। अब इसके समास विग्रह करते समय, जब इसका हम लोग समास विग्रह करते हैं, कैसे पहचानेंगे? अगर इसकी पहचान की बात कर ली जाए तो है जो, के समान, की सी, रूपी आदि शब्द इन दोनों पदों के मध्य देखने को मिलते हैं। और ऐसे समास विग्रह वाले शब्दों को कर्मधारय समास के अंदर समझा जाता है, पढ़ा जाता है। तो आइए उदाहरण देकर के समझते हैं। सबसे पहले इसका हम पहला उदाहरण लेते हैं। क्रोधाग्नि। अगला उदाहरण होगा इसका महादेव, कनकलता। अब आइए उदाहरण का हम लोग समास विग्रह करके देखते हैं कि इसका समास विग्रह क्या होगा। तो सबसे पहले क्रोधाग्नि क्या करते हैं, तो इसका होगा क्रोध रूपी अग्नि। इसका होगा महादेव का महान है जो देव। और कनकलता का होगा कनक की सी लता। ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। क्रोधाग्नि, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्रोध रूपी अग्नि होगा, महादेव है, इसका होगा महान है जो देव। कनकलता, इसका होगा कनक की सी लता।
आइए एक उदाहरण और समझते हैं। लाल मणि लाल है जो मणि। तो इस तरह से हमारा कर्मधारय समास कंप्लीट हुआ। अगला हम लोग पढ़ रहे हैं द्विगु समास। तो आइए द्विगु समास पढ़ते हैं। अगला हमारा समास है चौथा द्विगु समास। आइए इसको पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इसका कौन सा पद प्रधान होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका उत्तर पद प्रधान होता है और साथ ही साथ अगर बात की जाए इसका पूर्व पद जो होता है, पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। द्विगु समास का उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद हमेशा संख्यावाचक विशेषण होता है। एक और पॉइंट इसमें समझ लेते हैं। जब समास विग्रह करते हैं तो समास विग्रह करते समय समास विग्रह करते समय समूह या समाहार का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका है द्विगु समास। सबसे पहले जानेंगे कि इसका उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है, साथ ही साथ पूर्व पद इसका हमेशा संख्यावाचक विशेषण होगा। और जब इसके पदों का समस्त पदों का जब हम समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह करते समय हम उस विग्रह वाक्यों में समूह या समाहार का प्रयोग करेंगे। तो आइए उदाहरण देकर समझते हैं। जैसे सप्त सिंधु चौराहा तिरंगा। आइए इन तीनों उदाहरणों का समास विग्रह करके समझते हैं। तो सबसे पहले इसका हम जानेंगे। यह सप्त सिंधु है, यह दो इसमें पद हैं। ये आपका सप्त जो है पूर्व पद है और सिंधु जो है आपका उत्तर पद है। जैसा कि उत्तर पद प्रधान है, सिंधु प्रधान है और पूर्व पद जो इसका संख्यावाचक विशेषण है जो इस सिंधु की विशेषता को बता रहा है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो इसका हम समास विग्रह करेंगे तो होगा 7 सिंधुओं का समूह। उसके बाद से चौराहा का देखते हैं तो इसका होगा 4 राहों का समूह या समाहार। आप कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, या तो समूह कर सकते हैं या समाहार कर सकते हैं। अगला है आपका तिरंगा। इसका होगा 3 रंगों का समाहार। एक और देख लेते हैं त्रिलोक। इसका होगा 3 लोकों का समूह या समाहार। तो इस तरह से हमारा द्विगु समास संपन्न हुआ। अब हमारा पांचवा जो है वह द्वंद्व समास है। आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो द्वंद्व समास के बारे में हम पढ़ें तो सबसे पहले इसके बारे में समझेंगे कि इसका कौन सा पद प्रधान होता है। तो इसका दोनों पद प्रधान होता है।
द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है। और एक विशेष इसके बारे में जान लें कि दोनों पदों के मध्य योजक चिन्ह का प्राय प्रयोग होता है और साथ ही साथ इसका दोनों पद प्रधान होता है। आइए फिर एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं। तो द्वंद्व समास वह समस्त पद होता है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं और साथ ही साथ दोनों पदों के मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। अब इन योजक चिन्हों के स्थान पर कुछ इस विशेष प्रकार की चीजों को समझते हैं कि इन जब समास विग्रह करते हैं तो योजक चिन्ह के स्थान पे हम किसका प्रयोग करते हैं, तो इसके बारे में समझेंगे। समास विग्रह करते समय योजक चिन्ह के स्थान पर और या अथवा एवं आदि शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर एक बार समझने का प्रयास करते हैं। द्वंद्व समास दोनों पद इसके प्रधान होते हैं, दोनों पदों के मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। लेकिन जब हम समास विग्रह करते हैं तो उस समय योजक चिन्हों के स्थान पर हम इनमें से दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आइए एक एक उदाहरण समझते हैं। तो सबसे पहले आप समझेंगे इसका उदाहरण समझते हैं। ठंडा गरम आचार विचार नदी नाले। आइए इसका समास विग्रह करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो इसका समास विग्रह होगा ठंडा या गरम। इसका हम लोग करते हैं आचार विचार का आचार और विचार। नदी नाले का करते हैं नदी और नाले। इस तरह से फिर एक बार समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ठंडा और गर्म दोनों के बीच दोनों के मध्य योजक चिन्ह लगा है और जब समास विग्रह किए हैं तो इन्हीं योजक चिन्हों के स्थान पे हम या का प्रयोग किए हैं और का प्रयोग किए हैं। तो ये हमारा रहा समास विग्रह और ये आपके कहे जाएंगे समास की दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये समस्त पद कहे जाएंगे। और इन्हीं समस्त पदों का जब हम समास विग्रह किए हैं तो इस योजक चिन्हों के स्थान पे उपरोक्त दिए गए शब्दों में से इन शब्दों का प्रयोग किया है। तो आशा है आपको द्वंद्व समास बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब आइए शुरू करते हैं अगला समास बहुब्रीहि, जो काफी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं अगला हम लोगों का समास। और ये समास का ये आखिरी समास है बहुब्रीहि समास और यह काफी महत्वपूर्ण है।
इससे रिलेटेड कई बार कंपटीशनों में या प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। बहुब्रीहि समास वह समास पद होता है जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों पद मिल करके किसी तीसरे पद या किसी तीसरे अर्थ की ओर जो है कि इशारा करते हैं। आइए उदाहरण देकर समझते हैं कैसे यह समास बनता है। एक एक उदाहरण देकर के समझते हैं। जैसे में आपका है महावीर, अगला आपका होगा गिरधर, मृगेंद्र, विषधर। पहले इन चारों का समझने का प्रयास करते हैं। तो महावीर का समास विग्रह क्या होगा? तो इसका होगा महान है जो वीर। महान है जो वीर अर्थात इसका होगा अर्थात यह किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है। तो अर्थात कौन? हनुमान जी। अर्थात हनुमान जी यह तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है। इसके दोनों पद मिल करके तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं। तो ऐसे दशा में आपका बहुब्रीहि समास होगा। तो इसका समास विग्रह क्या होगा? महान है जो वीर अर्थात हनुमान जी की तरफ यह दोनों पद मिल करके संकेत कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर जब तीसरा कोई पद की ओर संकेत हो रहा है, तीसरा कोई पद प्रकट हो रहा है, तो इसके उपरांत आपका बहुब्रीहि समास होगा। आइए अगला देखते हैं गिरधर, अर्थात इसका समास विग्रह होगा गिर को धारण करने वाला। अर्थात जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका होगा कृष्ण। इसका क्या होगा? कृष्ण होगा। गिर को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण होगा। अगला देखते हैं मृगेंद्र का। तो इसका होगा मृगों का इंद्र, अर्थात यहां पर सिंह को कहा जाता है। यहां पर क्या हो जाएगा? सिंह, सिंह हो जाएगा। उसी तरह से विषधर को हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका हो जाएगा विष को धारण करने वाला, अर्थात इसका क्या हो जाएगा? शिव जी। शिव जी हो जाएगा। एक और समझ लेते हैं मृत्युंजय। मृत्युंजय का क्या होगा? मृत्यु को जीतने वाला, अर्थात इसका क्या हो जाएगा? शंकर जी हो जाएगा। शंकर जी या शिव जी। उसके बाद से एक और देख लेते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज यहां पर आप देखेंगे कि जैसे यहां पर चतुर्भुज है जो संख्यावाचक है, लेकिन संख्यावाचक होते हुए भी दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे को प्रकट कर रहे हैं, तीसरे अर्थ की ओर संकेत कर रहे हैं। तो संख्यावाचक होते हुए भी यहाँ पर बहुब्रीहि हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर त्रिभुज होता तो त्रिभुज किसी तीसरे को प्रकट नहीं करता, इसलिए त्रिभुज द्विगु समास होता। लेकिन चतुर्भुज जो है वह चार भुजाओं वाले व्यक्ति को विशेष रूप से बताने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसी दशा में यह आपका बहुब्रीहि समास होगा। तो आइए इसका समास विग्रह करते हैं चतुर्भुज का। तो इसका हो जाएगा चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात कौन? विष्णु जी। विष्णु जी। एक और
समझते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, तो इसका हो जाएगा मंत्रियों में जो है प्रधान, अर्थात इसका खुद प्रधानमंत्री होगा। तो इस तरह से हमारा समास समाप्त हुआ और आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए थोड़ा सा एक बार समझने का प्रयास करते हैं। एक ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से पूरे समास को एक बार में याद कर पाएंगे कि समास कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं। तो उस ट्रिक को भी समझ लिया जाए। अब तक दादी है, हालांकि दादी में बड़ी की मात्रा होनी चाहिए, लेकिन उससे समझने के लिए अब तक दादी है, इसी के माध्यम से हम पूरी समास को समझ पाएंगे। तो आइए एक एक को समझते हैं। इस अ से क्या होगा? तो अ से होगा आपका अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। ब से आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास और आपका त से होगा तत्पुरुष समास और आपका क से होगा कर्मधारय समास और आपका द से होगा, दा से आपका हो जाएगा द्वंद्व समास और इस दी से हो जाएगा आपका द्विगु समास। है आपका साइलेंट होगा। इस है का कोई महत्व नहीं है, बस यहां से समझेंगे कि अब तक दादी है। तो अब तक दादी है, इसी में आपके 6 समास हैं। अ से आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ब से आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, त से आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास और क से आपका हो जाएगा कर्मधारय समास और दा से आपका हो जाएगा द्वंद्व समास और दी से आपका हो जाएगा द्विगु समास। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।